नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम करने वाले एडवर्टीजमेंट नंबर 2017 का जो पेपर हुआ था बीपीएससी का, उसमें पेपर 5 का जो है सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट 1 हम लोग करने वाले हैं 1 से लेकर के 25 नंबर क्वेश्चन तक का। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट एनालिसिस है, जो टोटल पेपर जिसमें आता है सब्जेक्ट पेपर 5 में सॉइल मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रक्चर है, आरसीसी है और स्टील है। इसमें से सोम से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसमें सॉइल मैकेनिक्स टोटल 17 क्वेश्चन आया था। ठीक है, 17 क्वेश्चन आया था टोटल सॉइल मैकेनिक्स से। और स्ट्रक्चर से आया था फिर 17 क्वेश्चन, और ये आरसीसी से था 11 क्वेश्चन था, स्टील से था 5 क्वेश्चन था। ठीक है, पेपर जो होता है 1 घंटे का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेरा जो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन वो मैं दे रहा हूँ। एक इसका जो आंसर होगा और लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसका जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा, वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 है प्री-स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन, pre-stress concrete section forces in the pre-stress concrete section forces of tension and compression remains unchanged but lever arm changes with moment। ठीक है, कह रहा है प्री-स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन में जो फोर्सेस होता है टेंशन कंप्रेशन का रिमेन अनचेंज होता है, बट लीवर आर्म क्या होता है चेंजेस करता है विथ मोमेंट के साथ में। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट मीन्स कि आरसीसी का जो होता है, ये पीसीसी का है, ये पीएससी का है, प्री-स्ट्रेस कंक्रीट का, ये आरसीसी कंक्रीट के बारे में कह रहा है कि इट इज़ द कांस्टेंट। इसमें मीन्स कि ये कहना चाह रहा है कि इट इज़ द कांस्टेंट लीवर आर्म विथ चेंजिंग फोर्सेस, मीन कि इसमें जो होगा फोर्सेस अनचेंज, मतलब कि कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंजिंग करेगा, और लीवर आर्म जो होगा इसमें कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लीवर आर्म जो कांस्टेंट रहेगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा कि इफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर गेट्स क्रैक्ड व्हेन इट बिहेव्स जस्ट लाइक रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन। थर्ड स्टेटमेंट में कि प्री-स्ट्रेस कंक्रीट जब क्रैक होगा तो बिहेव करेगा रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन जैसा। ठीक है, तो चूज ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज करना, ओनली वन इज करेक्ट, 1 एंड 2 आर करेक्ट, 1 एंड 3 आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे, इसका जो आंसर मिलेगा लास्ट में मिलेगा। ठीक है, आंसर इसका लास्ट में मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से इसका, इस पेपर का। फॉर ए 2 इंच आर्च इफ वन ऑफ द सपोर्ट सेटल्स डाउन वर्टिकली देन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ठीक है, सपोज ये 2 इंच आर्च है। ठीक है, ये सेटल्स कर रहा है, वर्टिकली सेटल कर रहा है ये यहाँ पे कुछ ये सेटल कर गया इस तरीके से, डेल्टा से ये सेटल कर गया। यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है बी है। यहाँ पे लग रहा है रिएक्शन भी है, और यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रहा है, एच लग रहा है। ठीक है, तो ये जो वी ए हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है ये हो जाएगा एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वी ए इंटू, अगर हम एम बी इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जीरो, तो वी ए इंटू का एल, और ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा यहाँ पे ये एच ए इंटू का ये डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, तो एच ए इक्वल्स टू का क्या हो जाएगा, एच ए इंटू का डेल्टा, एच ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी ए इंटू एल और डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब ये क्या है, डेल्टा जितना सेटल करता जाएगा डाउन, मीन्स कि डेल्टा जितना इंक्रीज करते जाएगा ये डेल्टा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स से जो होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो होगा उसका वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, इज डिक्रीज, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू ट्रेन ऑफ व्हील लोड ऑन ए सिंपली सपोर्टेड गर्डर। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, ट्रेन ऑफ व्हील लोड ऑन ए सिंपली सपोर्टेड गर्डर ऑकर्स ऑलवेज ऑकर्स ऑन द सेंटर ऑफ द स्पान, ऑलवेज ऑकर्स अंडर ए व्हील लोड, नेवर ऑकर्स अकर्स अंडर ए व्हील लोड, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑलवेज ऑकर्स अंडर ए व्हील लोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन पूछ रहा था, क्या होता है, टाइम फैक्टर जो होता है टी वी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इंटू का ये होता है टाइम, और ये होता है डी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है क्ले का जो हाइट होता है, ये क्ले सैंपल का जो हाइट हो गया जिस टिप तक करते हैं, ये हो गया डी। ठीक है, और डी जो है ये हाइट जो है, जहाँ पे जो कैलकुलेशन डिपेंड करेगा कि सिंगल ड्रेनेज है या डबल ड्रेनेज है। तो सिंगल ड्रेनेज में क्या हो जाएगा,
सपोज कि ये डी का जो वैल्यू है ये यहाँ पे एच कर लेते हैं, यहाँ पे ये हाइट जो एच कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट ये है। तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा, एच हो जाएगा फॉर सिंगल ड्रेनेज के लिए, ठीक है। और डबल ड्रेनेज के केस में क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू हो जाएगा एच बाई टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सी वी का पूछ रहा है, ये टाइम फैक्टर होता है जो कि कांस्टेंट होता है, इसमें इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और ये हो जाएगा सी वी इक्वल्स टू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा डी स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल का। तो सबसे पहले हम लोग क्या पूछ रहा है, सैचुरेटेड, सबमर्ज्ड, बेड ड्राई। तो इसे याद करने के क्या उतना रटना नहीं है। होता क्या है, गामा वल्क होता है, गामा वल्क इक्वल टू क्या हो जाता है, जी प्लस ई एस और डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो होता है गामा वल्क का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये वैल्यू अगर ई के साथ में अगर हम 100% सेचुरेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू कुछ हो जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा वैल्यू ज़्यादा। और अगर सेचुरेशन इससे कुछ कम रहेगा, ठीक है, वंस अगर सेचुरेशन पार्शली सेचुरेटेड वगैरह कुछ कम है, तो ये वैल्यू अगर 0.5, सपोज कि ई का वैल्यू 0.5 है और सेचुरेशन भी 0.7 है, तो ये वैल्यू कम होकर के फिर ये एक से कम ही आएगा। ये क्या हो जाएगा वैल्यू, फिर ये सपोज कि 0.5 इंटू हम 1 करते हैं यहाँ पे फुल सेचुरेशन में, तो ये हो जाएगा 0.5 रह जाएगा। पर इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.7 से, और ये वैल्यू कम हो जाएगा। तो जब हम देखेंगे कि सेचुरेटेड कंडीशन में, तो सेचुरेट ये वैल्यू हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, फुल्ली सेचुरेटेड है तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। अगर से मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ, ये वैल्यू अगर एस का भी वैल्यू कुछ होता है तो ये वैल्यू से लेसर देन हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा जो सेचुरेट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा गामा बल्क से, या वेट जिसे बोलते हैं गामा वेट, वेट कंडीशन में। उसके बाद क्या है, अगर ये ड्राई कंडीशन में क्या है, सेचुरेशन तो हो जाएगा जीरो इसका, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा जी इंटू गामा डब्लू और प्लस का 1 प्लस ई बच जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ से ये हट गया, ठीक है। तो इस गामा क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, फिर ये गामा वल्क जो हो जाएगा ग्रेटर देन गामा ड्राई हो जाएगा, ठीक है। अब गामा ड्राई सबमर्ज क्या होता है, गामा सबमर्ज क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड माइनस का क्या हो, कितना हो जाएगा ये चीज़, गामा गामा वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। तो जी माइनस का आ जाता है ये 1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई और इंटू ये हो जाता है गामा डब्ल्यू, हो जाएगा गामा सबमर्ज का हो जाएगा, ठीक है। गामा सबमर्ज का हो जाएगा। तो गामा ड्राई से भी छोटा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी माइनस 1 हो जा रहा है। सपोज कि जी का वैल्यू कुछ है 2.67, माइनस का 1 यहाँ पे करें तो 1.67 आ गया, तो वैल्यू ओबियसली ये इससे भी कम आएगा। तो गामा ड्राई जो किससे होगा, गामा सबमर्ज से भी ज़्यादा रहेगा। तो गामा सेचुरेट, सेचुरेट, बेट, ड्राई, सबमर्ज, इसमें मैच कर रहा ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेचुरेट, बेट, ड्राई, सबमर्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर सैम्पलिंग नेचुरल सैंड एंड अदर सॉफ्ट एंड बेट सॉइल सेटिस्फैक्ट्री मोस्ट सुटेबल सॉइल सैम्पलर इज पूछ रहा है, ठीक है। सैम्पलिंग नेचुरल सैंड है, अदर सॉफ्ट है एंड बेट सॉइल है, सेटिस्फैक्ट्रीली द मोस्ट सुटेबल सॉइल सैम्पलर पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग सैम्पलर का यूज करते हैं, सॉइल सैंपल को हम लोग निकालने के लिए करते हैं, कहाँ से, ग्राउंड से निकालने के लिए करते हैं। और उससे हम लोग टेस्ट करते हैं उसका वाटर कंटेंट क्या है, डेंसिटी क्या है, उसका सारा जो प्रॉपर्टी है वो निकालने के लिए करते हैं सैम्पलर का यूज, ठीक है। देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ सॉइल सैंपल रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर लेबोरेटरी टेस्ट, नेचुरल वाटर कंटेंट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, एटरवर्ग लिमिट्स हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कंसोलिडेशन और शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। ये सारा के लिए क्या होता है, टाइप ऑफ सैंपल जो रिक्वायर्ड होता है किस टाइप का होता है, अनडिस्टर्ब होता है। सारे के लिए लगभग ये अनडिस्टर्ब सैंपल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सैम्पलर होता है, ठीक है, सैम्पलर जो होता है कितने टाइप का होता है, ओपन ड्राइव सैम्पलर होता है, पिस्टन सैम्पलर होता है और रोटरी सैम्पलर होता है। ओपन ड्राइव में क्या हो जाता है, एक होता है थिक वॉल्ड सैम्पलर होता है और दूसरा होता है थिन वॉल्ड सैम्पलर होता है। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे दिया है थिन वॉल्ड सैम्पलर के बारे में दिया, ऑप्शन दिया स्प्लिट स्पून सैम्पलर दिया है, स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर दिया और रोटरी सैम्पलर दिया, ठीक है, 3 दिया। तो यहाँ पे थिक वॉल्ड है, तो थिक वॉल्ड सैंपलर जो यूज होता है ऑब्टेनिंग डिस्टर्ब सैंपल के लिए, ये क्या है, डिस्टर्ब सैंपल के लिए यूज होता है। बट रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉइल ट्यूब और स्प्लिट ट्यूब और विदाउट द लाइनर। ये क्या होता है, स्प्लिट जो थिक वॉल्ड सैंपल होता है
ठीक है। ये होता है स्प्लिट स्पून सैम्पलर, होता है जो कि एसपीटी के साथ में अटैच करके इसका यूज किया जाता है सैंपल को निकालने के लिए। ठीक है, दिस स्प्लिट सैंपल यूज इन द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। और ये द सैंपल कलेक्टेड बाय द थिक वॉल सैंपलर बाय द ड्रिफ्टेड ब्लो ऑफ द फॉलिंग बेड। थिन वॉल सैंपलर यूज होता है ऑब्टेनिंग अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल के लिए। ठीक है, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल क्या होता है, कौन सा होता है, थिन वॉल सैंपल होता है। एरिया रेशियो जो उसका होता है 15% से कम होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे ओपन ओपन ड्राइव थिन वॉल्ड सैंपलर आर सुटेबल फॉर सैम्पलिंग ऑल सॉइल पोजेजिंग सम कोहेशन। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे सम कोहेशन जिसमें पोजेज करेगा वो सॉइल के लिए ये होता है ओपन ड्राइव थिन वाला यूज होता है। दे कैन नॉट बी यूज इन सॉइल विच आर टू हार्ड और ग्रेवली थ्रू विच द सैंपलर कैन नॉट पेनेट्रेट, और इन सॉइल विच आर टू सॉफ्ट और टू वेट टू बी रिटेन इन द सैम्पलर। तो किस टाइप का सॉइल में नहीं होगा, जो ज़्यादा हार्ड है और जो ज़्यादा भी सॉफ्ट है, जो ताकि वो रिटेन ना हो जाए सैम्पलर में। इस टाइप के लिए सैंपल के लिए ये ओपन ड्राइव थिन सैंपल जो है यूज नहीं होगा, थिन वाल सैंपल। ठीक है। पिस्टन सैंपलर का क्या है, पिस्टन सैंपलर यूजफुल इन सैम्पलिंग सैचुरेटेड सैंड एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल विच कैन नॉट बी सैंपल बाई ओपन ड्राइव सैंपलर। जो इसके थ्रू नहीं हो रहा, जो ज़्यादा सॉफ्ट या अदर सॉफ्ट या वेट सॉइल वगैरह है, ये पूरा स्टेटमेंट ही है। ठीक है, पिस्टन सैंपलर का। तो ये हो गया पिस्टन सैंपलर का। कहाँ यूज करेंगे इसके लिए, नेचुरल जो भी नेचुरल सैंड सैचुरेटेड सैंड है जो नेचुरली प्रेजेंट है, अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल विच कैन नॉट बी सैंपल्ड बाई ओपन ड्राइव सैंपलर। ठीक है। और रोटरी सैंपलर जो यूजफुल होता है किसमें, फॉर सैम्पलिंग इन फर्म टू हार्ड कोहेसिव एंड पार्टिकुलरली इन रॉक्स में। ठीक है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ था यहाँ पे, फॉर नेचुरल सैंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल सैंपल द मोस्ट सुटेबल सैंपल, ये जूस लाइन से दिया हुआ स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा इसका सही आंसर, स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज। ठीक है, ड्यूरिंग सीपेज में अर्थ मास में द डायरेक्शन ऑफ सीपेज। ठीक है, सपोज कि ये हम लोग, ये डैम कोई अर्थ मास का है, ये है डैम का कोई है सेक्शन है। तो यहाँ पे जो सीपेज का होगा कंडीशन जो जनरेट होगा सीपेज का, मान लेते हैं यहाँ पे शो कर लेते हैं, इसका जो फ्लो लाइन होता है कुछ इस तरह से होता है, फ्लो लाइन। ठीक है, इसे स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। और जो इक्विपोटेंशियल लाइन होता है, ये होता है इक्विपोटेंशियल लाइन होता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन होता है। तो बेचारा ड्यूरिंग सीपेज थ्रू द अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज, सीपेज का डायरेक्शन तो इसी तरह से होगा, सीपेज होगा पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल लाइन, नहीं ये हो गया इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन, और ये जो हो गया फ्लो लाइन हो गया। ठीक है, पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन, इसके परपेंडिकुलर में नहीं थी, ये इसके परपेंडिकुलर में रहेगा तो ये तो फिर इक्विपोटेंशियल में ही आ जाएगा। नहीं तो ये सी है परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन, हाँ ये परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन का हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर में ये फ्लो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, नो। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। A sample of clay and a sample sand have the same specific gravity and void ratio। ठीक है, पूछ रहा है एक सैंपल ऑफ क्ले एंड अ सैंपल ऑफ सैंड हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड void ratio, their permeability would differ because of their porosity would be different, their degree of saturation would be different, their density would be different, the size range of their void would be different। ठीक है, तो permeability क्या होता है, इस पे ये सारा जो क्राइटेरिया इसका है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सी D10 का स्क्वायर जो इफेक्टिव साइज का होता है उसका स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परमेबिलिटी। और ये शेप ऑफ जो शेप फैक्टर होता है डिपेंडेंट ऑन द ग्रेन शेप, ग्रेन का शेप कैसा है उसके शेप फैक्टर पे वो डिपेंड करता है सी। और डायरेक्टली मान लीजिए फिर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है किसका, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है विस्कोसिटी ऑफ द जो फ्लूड हो गया उसका विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। और वाइड रेशियो पे ये e⁻q और डिवाइडेड बाई 1+e, ये इस वैल्यू पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि पोरोसिटी तो है नहीं, देयर डिग्री ऑफ सेचुरेशन वुड बी डिफरेंट, ये भी नहीं, देयर डेंसिटी वुड बी डिफरेंट नहीं, देयर द साइज रेंजेज ऑफ देयर वाइड वुड बी डिफरेंट होगा, तो ही इस केस में परमेबिलिटी उसका डिफर करेगा, क्योंकि इसमें क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाइड रेशियो जो सेम है, दोनों केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये वाइड रेशियो कंडीशन सेम है। और बाकी यूनिट वेट ऑफ वाटर उसका फ्लूइड का जो फिर प्रॉपर्टी विस्कोसिटी पे तो कांस्टेंट लगभग ये रहेगा। सेफ फैक्टर या और ये यही दोनों पे डिपेंड करेगा वो कि उसका कैसा है
स्ट्रक्चर कैसा है, इफेक्टिव साइज कैसा है, उसका ग्रेन साइज कैसा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। साइज रेंज ऑफ देयर वाइड वुड बी डिफरेंट होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो डिफरेंट होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन सेचुरेटेड क्ले लेयर। ठीक है, इन सेचुरेटेड क्ले लेयर अंडरगोइंग कंसोलिडेशन विथ सिंगल ड्रेनेज एट इट्स टॉप। ठीक है, सिंगल ड्रेनेज एट इट्स टॉप, द पोर वाटर प्रेशर वुड बी मैक्सिमम एट इट्स, कहाँ होगा पोर वाटर प्रेशर पूछ रहा मैक्सिमम। ठीक है, तो क्या है, क्ले का लेयर है ये, इसका जो थिकनेस दिया हुआ है 2D दिया हुआ है। ठीक है, सपोज कि यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस है ये है हाफ दे दिया है, डी दे दिया है, और ये पूरा जो होगा 2D हो जाएगा। ठीक है, दोनों इधर इधर क्या है, दोनों तरफ ये ओपन है, सिंगल मीन्स कि यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, डबल ड्रेनेज है। ठीक है, यहाँ पे जो होगा डबल ड्रेनेज हो जाएगा, डबल ड्रेनेज होगा टॉप पे भी और बॉटम पे भी। तो इसमें क्या करेगा, जो पोर वाटर, जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप होगा, जो इस इंड पे होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, और फिर ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, मिड पे आकर के ये मैक्सिमम हो जाएगा डबल ड्रेनेज के केस में, और फिर ये टॉप पे जाकर जहाँ पे ड्रेनेज होगा वहाँ पे भी फिर ये जीरो हो जाएगा। यहाँ सिंगल ड्रेनेज में अगर देखें तो सिर्फ टॉप पे क्या है, पूछा है सिंगल ड्रेनेज एट इट्स टॉप, तो सिंगल ड्रेनेज है। ठीक है, सिंगल ड्रेनेज है एट इट्स टॉप पे है सिर्फ। इसमें जो पोर वाटर जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे है, पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे, बॉटम पे हो रहा। ठीक है, बॉटम पे वापस जाकर जहाँ पे ड्रेनेज हो रहा है वहाँ पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। पोर वाटर प्रेशर कहाँ हो जाएगा, बॉटम पे हो जाएगा मैक्सिमम इसका। ये पोर वाटर यू जो है, ये पोर वाटर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का ये मैं यहाँ यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो बॉटम पे हो जाएगा मैक्सिमम, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी आंसर। मिडिल पे किस केस में होगा, ये हो जाएगा डबल ड्रेनेज के केस में हो जाएगा। ठीक है, मिडिल पे कब हो जाएगा, डबल ड्रेनेज के केस में मिडिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटम, a saturated clay stratum of thickness of 10 meter bounded on top and bottom by medium coarse sand layer। ठीक है, बाउंडेड ऑन द टॉप, और यहाँ पे क्या है, एक क्ले लेयर है। ठीक है, क्ले लेयर है दोनों पे, यहाँ पे सैंड का, कोर्स सैंड का ये है। ठीक है, दोनों पे मीन्स कि परमेबल होगा। हैज ए कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हो जाएगा 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इफ दिस स्ट्रेटम इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग इट इज लाइकली दैट इट वुड अंडरगो 50% ऑफ इट्स प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, प्राइमरी कंसोलिडेशन दे रखा है ये 50%। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, टी पूछ रहा है, तो टी भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इनटू टी। इस चैप्टर में इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी वगैरह साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ये काफ़ी करके इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन का, ये फॉर्मूला पे काफ़ी आपको याद रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। टी वी इक्वल्स टू सी वी इंटू का टी, यहाँ से टी वी क्या कितना हो जाएगा, 5/4 यू स्क्वायर जो होता है। टी वी इक्वल्स टू अगर लेस देन 60% है ये वैल्यू जो अंडर को जो जो कंसोलिडेशन दिया हुआ है 50%, ये क्या है लेस देन 60%, तो अगर लेस देन 60% तो 5/4 यू स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा सी वी इंटू, और ये टी डिवाइडेड बाई, और सी वी का यहाँ वैल्यू दे रखा है। ठीक है, 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दे रखा है, और डी का वैल्यू जो वैल्यू हो जाएगा दोनों पे क्या है, ये ओपन है, तो क्या हो जाएगा /2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 5 मीटर बचेगा। तो मीटर को हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज करके हम लोग स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से जो वैल्यू होगा 50% जब रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है 0.197 आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग टी निकाल लेंगे डायरेक्ट करके, तो टी कितना हो जाएगा 0.197 इंटू 500 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 0.002, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा इंटू 4 इंटू 3600। ठीक है, सेकंड से आ जाएगा, डेज में आ जाएगा, ये चेंज करने के बाद आ रहा है 285। ठीक है, डेज आ रहा है। ठीक है, 285 डेज आ रहा है, तो इसका जो नियरेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से जब वैल्यू निकालने के बाद फिर आप सेकंड से फिर आप डेज में चेंज कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन सी के आ जाएगा 284 डेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल। ठीक है, जो द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सैंडी सॉइल। पार्टिकल साइज, रफनेस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी इन दिस। अगर आप छाटना चाहें तो जैसे ही छट जाएगा पार्टिकल साइज, तो
ये इससे हम फ्रिक्शन एंगल नहीं निकालते, रफनेस ऑफ पार्टिकल्स भी नहीं करते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से भी हम लोग नहीं निकालते हैं। तो बचा कौन सा, एक डेंसिटी इंडेक्स बच गया इसका, इंटरनल फ्रिक्शन डेंसिटी इंडेक्स निकालते हैं, क्योंकि डेंसिटी इंडेक्स जो था बताता है उसका लूजनेस और डेंसेस्ट स्टेट बताता है कोहेशनलेस सॉइल का, ये कोहेसिव सॉइल के लिए यूज नहीं होता, डेंसिटी इंडेक्स हम लोग कोहेसिव सॉइल के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक, सिर्फ होता है ये कोहेशनलेस सॉइल के लिए होता है, कोहेशनलेस सॉइल के लिए होता है। डेंसिटी इंडेक्स विच टेल्स द डिग्री ऑफ डेंसनेस और डिग्री ऑफ पैकिंग ऑफ सॉइल बिटवीन द लूज एंड द डेंसेस्ट स्टेट ऑफ द कोहेशनलेस सॉइल। आईडी होता है ई मैक्स माइनस का ई नेचुरल डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस का ई मिनिमम होता है, ठीक है। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल डिपेंड अपॉन द शेप, साइज, रफनेस, ग्रेडिंग एंड पैकिंग ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है यहाँ से एंगल ऑफ उसका फ्रिक्शन। फॉर सैंड पार्टिकल साइज एंड शेप रफली रिमेन द सेम and thus it cannot be used to estimate the angle of friction of the sandy soil. However, the higher value of relative density indicates the higher angle of internal friction, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैंटिलीवर शीट पाइल डिराइव इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है, कैंटिलीवर शीट पाइल है, पूछा डिराइव इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, सेल्फ वेट, डेड मैन, द एंकर रड। सीट पाइल जो होता है यूज किया जाता है कॉमनली इन द वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर के लिए, जहाँ पे क्योंकि सीट पाइल जब लगाते हैं तो इसमें जो डिवाटरिंग का प्रोसेस होता है वो रिक्वायरमेंट नहीं होता, बाकी सबके केस में क्या होता है डिवाटरिंग करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होता है डिवाटरिंग का, ठीक है। तो इस केस में क्या डिवाटरिंग का किसने यूज नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। और क्या कैंटिलीवर सीट पाइल डिराइव्स इट्स स्टेबिलिटी सोलली फ्रॉम द लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ द, ठीक है, लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल इन विच द सीट पाइल इट इज ड्रिवन, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन हो गया यहाँ से हो जाएगा, ये सीट पाइल है यहाँ से लगा हुआ है, यहाँ पे हो गया ड्रेज लाइन हो गया, ये जो इतना जो हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एक्सकेवेटेड पोर्शन हो गया, ठीक है, यहाँ से हो गया एक्सकेवेटेड पोर्शन हो जाएगा, एक्सकेवेटेड पोर्शन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से तक जो लोएस्ट जो ग्राउंड सरफेस जो जहाँ तक एक्सकेवेट करेंगे उसके बाद जो हमें जो सरफेस मिलेगा वो सरफेस लाइन जो होता है वहाँ पे बोलते हैं उसको ड्रेज लाइन बोला जाता है। उसके नीचे क्या होता है जो स्टेबिलिटी मिलता है सीट पाइल को, इस पॉइंट से जो ई पॉइंट से नीचे का जो है ये वो पॉइंट माना जाता है, उसका रोटेशन पॉइंट माना, जब डिफ्लेक्ट करता है ये तो वो पॉइंट से रोटेट करता है। और यहाँ पे क्या होता है एक्टिव स्टेट में होता है और यहाँ पे क्या होता है पैसिव स्टेट में होता है। तो ये इतना हाइट क्या करता है, ये पूरे सीट पाइल को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। तो इसका जो स्टेबिलिटी होता है फ्रॉम द लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल से मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ सीट पाइल, ठीक है। बीपीएससी का यही है कि जिस टॉपिक से जिस ईयर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन पूछ देगा कभी भी, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ें तो उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि देख रहे हैं कि अगर वो कंसोलिडेशन का पूछा है तो कंसोलिडेशन से 3 या 4 क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया है, अगर सीट पाइल से पूछा तो 2 क्वेश्चन पूछ चुका है सीट पाइल से ही वो। देखते हैं क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन ऑफ सीट पाइल इन ए ब्रेस्ट कट, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ सीट पाइल इन ए ब्रेस्ट कट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप एंड देन डिक्रीजेज, डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप एंड देन इंक्रीजेज। देखिए ये क्या है सीट पाइल का ब्रेस्ट कट में है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जो ब्रेशिंग करते हैं, ठीक है, सीट पाइल लगाने के बाद उसके बाद हम लोग ब्रेशिंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है जिसमें इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है लिटिल इनवर्ड मूवमेंट कैन ऑकर एट द टॉप ऑफ द कट आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रट, जो हम लोग यहाँ पे हम लोग जो ब्रेस्ट कट में लगाते हैं उसको ब्रेशिंग क्या बोलते हैं, इसको जो स्ट्रट हम लोग लगाते हैं ये कंप्रेशन में होता है स्ट्रट ये, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर होता है। स्ट्रट इज इंसर्टेड एज द अर्थ प्रेशर मैग्नीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे ये अर्थ प्रेशर मैग्नीट्यूड ये इंक्रीज करता जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में due to an increase in effective stress while moving from top to bottom, so the deflection of seat pile in a breast cut increases from top to bottom, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम है फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है ये इंक्रीज करते जा रहा है डिफ्लेक्शन इसका सीट पाइल का, ठीक है। जितना ज़्यादा इसका इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन उतना ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन वो बढ़ते जाएगा। तो क्या है जो डिफ्लेक्शन होगा सीट पाइल का ब्रेस्ट कट इन में, ठीक है, इन ब्रेस्ट कट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ए क्ले लेयर इज प्रोपोर्शन टू, देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन है सेम टॉपिक से है सेम चीज़ से है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ये। एक तो इसका यूनिट पूछ चुका है इसका,
ठीक है, सीवी इस फॉर्मूला में यूनिट पूछ चुका है, एक इस पे बेस पे न्यूमेरिकल पूछ चुका है और इस बेस पे ये भी पूछ चुका है। तो बीपीएससी का ऐसा नहीं कि फिर अब आपको ये नेक्स्ट एग्जाम ये पूछेगा, जिस टॉपिक को पकड़ेगा उस टॉपिक से वो 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है, 4 क्वेश्चन पूछ देगा इसी तरीके से। ठीक है, तो इसका जो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो टी वी इक्वल्स टू हो जाएगा सी वी इंटू टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर होता है, या एच स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ एच स्क्वायर कर लेते हैं, नोटेशन कोई भी भी हो, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूछ रहा है टाइम रिक्वायर्ड टी, टी जी क्या हो जाएगा, इसको ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच स्क्वायर हो जाएगा, और टी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, तो क्या एच स्क्वायर एन 1/CV, ये हो जाएगा उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर एन 1/CV। क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आर परफॉर्म ऑन ए सॉइल एट ए सर्टेन डेप्थ, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट इज, ठीक है, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट इज, जिसका वैल्यू है 8 मेगापास्कल दिया हुआ है, एंड द एन वैल्यू जो एसपीटी का से जो एन वैल्यू आया है वो है 20, द सॉइल मेट विथ दैट डेप्थ इज, किस टाइप का सॉइल वहाँ पे फाइंड होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा कि एक होता है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन और एसपीटी जो एन का वैल्यू होता है उसमें एक रिलेशन होता है, QC/N का रेशियो होता है, ये इसका जो वैल्यू आएगा उस पर वो डिपेंड करेगा किस टाइप का वो चीज़ है। तो QC का जो वैल्यू होता है यहाँ पे देखिए, कोरिलेशन बिटवीन द QC एंड N, ठीक है, QC/N का है, तो ये है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, 8 से 10 के बीच में अगर आ गया ये चीज़, QC यहाँ पे है सिर्फ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 8 से 10 के रेशियो इसका जो है 8 से 10 के बीच में आया तो सैंडी ग्रेवल एंड ग्रेवल हो जाएगा। कोर्शन हो जाएगा जब 5 से ये 10 के बीच में रहेगा। क्लीन फाइन टू मीडियम सैंड एंड स्लाइटली सिल्टी सैंड 3 से 4 के बीच में रहेगा, और सिल्टी सैंड सिल्ट स्लाइटली कोहेसिव सिल्ट सैंड मिक्सर ये हो जाएगा जब इसका वैल्यू जो होगा 2 आएगा तब। और स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन या कोन पेनिट्रेशन टेस्ट बोला जाता है इसको, या फिर ये डच कोन टेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि पोलैंड का था ये। तो ये क्या होता है, सिंपल टेस्ट होता है, बारडे यूज इन प्लेस ऑफ एसपीटी की जगह यूज होता है फॉर पार्टिकुलरली फॉर द सॉफ्ट क्ले एंड सिल्ट एंड फाइन टू मीडियम सैंड डिपोजिट के लिए होता है, ऑफन यूज टू एस्टिमेट द पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ ए फाइल फाउंडेशन। तो देखते हैं इसका अब जो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो क्यूसी बाई जो एन का रेशियो हो जाएगा 8, वहाँ पे केजी में क्यूसी को रखना है तो 8 इंटू डायरेक्ट हम लोग 10 कर देते हैं, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा एन का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, जो क्यूसी बाई एन का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यू 4 आ रहा है, तो क्यूसी बाई एन का जो वैल्यू 4 का रेंज कहाँ आ रहा है, ये हो गया 3 to 4 सी में है। ठीक है, सी में है इसका, यहाँ पे आ रहा 4 का लाई कर रहा है, तो किस टाइप का सैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सॉइल क्लीन फाइन टू मीडियम सैंड एंड स्लाइटली सिल्टी सैंड। ठीक है, स्लाइटली सिल्टी सैंड या मीडियम टू फाइन टू मीडियम सैंड हो जाएगा, तो सिल्टी सैंड था, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्ले सिल्ट मिक्सर नहीं है, सैंड एंड ग्रेवल मिक्सर नहीं है, मीडियम एंड डेंस सैंड भी नहीं होगा, ये हो जाएगा सैंडी एंड सिल्ट हो जाएगा, सैंडी सिल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, a clear dry sand sample is tested in a direct shear test. The normal stress and the shear stress at failure are both equal to 120 kilonewton per meter square. The angle of shearing resistance of the sand will be, ठीक है, तो shear stress क्या होता है, C प्लस का सिग्मा एन टेन फाइव। ठीक है, द shear stress, नॉर्मल स्ट्रेस एंड द shear stress, तो shear stress क्या देखा, दोनों का वैल्यू जो क्या है इक्वल है। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है, तो 120 इक्वल्स टू सी प्लस का 120, ये हो जाएगा 10 5 पूछ रहा है, यह क्या है ड्राई सैंड है तो सी का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, सी का वैल्यू हो जाएगा 0, और तो यहाँ से जो 10 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1 इक्वल्स टू 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 45 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, एन इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्ले सैंपल वाज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, द फेल्योर स्ट्रेंथ वाज 25% इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, द करेक्टेड एरिया ऑफ द सैंपल एट फेल्योर वुड बी। ठीक है, करेक्टेड एरिया पूछ रहा,
तो करेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए नोड जो ओरिजिनल एरिया है इसका है डिवाइडेड बाई 1 माइनस जो स्ट्रेन जो चेंजेस आया वो। ठीक है, तो ओरिजिनल एरिया इसका कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.25 हो जाएगा। तो करेक्टर एरिया कितना आ जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 0.75 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 17 है, अंडर ए गिवन लोड द क्ले लेयर अटेन्स 30% degree of consolidation in 100 days. The time taken by the same clay layer to attain 60% degree of consolidation will be। ठीक है, सेम वापस उसी से है, उसी टॉपिक से। टी वी इक्वल्स टू क्या है, सी वी इंटू टी डिवाइडेड बाई जाएगा डी स्क्वायर, और टी वी को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 यू स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू के लिए क्या देखना है कि लेस देन इक्वल्स टू 60 डिग्री है, दोनों के केस में है लेस देन इक्वल्स टू 60 डिग्री, दोनों केस में है इसलिए तो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 60 रहता है तो हमको टीवी का वैल्यू जो है फॉर्मूला से दोनों का चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी डेज दिया हुआ है इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू हो जाएगा 100 डेज। दूसरा क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई यू के केस में जाएगा 60 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 का हो जाएगा, निकालने पूछ रहा। तो यहाँ से जो T2 आ जाएगा, ठीक है, T2 क्या आ जाएगा 100 इंटू 60 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 30 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 400 डेज आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर ए सैंडी सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री। इफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 50 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एट फेल्योर देन द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला में आता है सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 और इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा सैंड के केस में। सिल्ट के केस में तो हो जाता है 2C प्लस का 10 45 डिग्री प्लस 5/2 वो अलग से एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ 50 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो 2C का करके मल्टीप्लाई करके होता है सी का वैल्यू 0 हो जाता है, बाकी सारा टर्म जो होता है 0 हो जाता है। सिग्मा 3 पूछ रहा है, माइनर पूछ रहा है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यू अगर रखेंगे 30 का जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 15 प्लस का 45 इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। 10 60 √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो सिग्मा 3 इक्वल्स टू क्या कितना हो जाएगा ये 50 डिवाइडेड बाई, ठीक है 50 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3। तो ये 50 डिवाइडेड बाई 3 कितना के इक्वल्स टू हो जाएगा 16 पॉइंट जो होगा 66 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप in a sand deposit is found to be 1.732. The angle of shearing resistance of the sand is 30 degree. The average slope of the sand deposit पूछ रहा है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाता है, स्लोप इनफाइनाइट स्लोप वाला केस में हो जाता है सैंड डिपॉजिट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये tan phi और डिवाइडेड बाई tan i या tan बीटा, ठीक है वो हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 1.732 दिया हुआ है इक्वल्स टू एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है tan 30 डिग्री दिया हुआ डिवाइडेड बाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये tan i हो जाएगा। ठीक है tan i, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं ये tan 30 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√, यहाँ से लिख सकते हैं इसको √3 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई tan i इंटू 1/√3 हो जाएगा। तो ये √3 मल्टीप्लाई कर हो जाएगा कितना उधर 3 हो जाएगा। तो tan i जो बचेगा यहाँ पे ये बच जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो जो i इक्वल्स टू जो आएगा स्लोप जो आएगा वो जाएगा tan इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकते हैं 0.333। तो हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है tan इनवर्स 0.333। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है,
द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ, ठीक है, ये तो हो जाएगा 1.5, ये होता है स्टील के केस में जाता है 1.15 और ये हो जाता है 1.5 कंक्रीट के केस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द क्रीप स्ट्रेन आर 21 नंबर क्वेश्चन, क्रीप स्ट्रेन आर काउज ड्यू टू डेड लोड ओनली, काउज ड्यू टू लाइव लोड ओनली, काउज ड्यू टू बोथ डेड लोड एंड लाइव लोड इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड। तो ये जो क्रीप स्ट्रेन होता है सिर्फ ये डेड लोड के कारण होता है, कांस्टेंट एक पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए अगर सस्टेन लोडिंग लगा रहता है सेम लोडिंग तब या डेड लोड के लिए, तो ये होता है सिर्फ उसका ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, काउज ड्यू टू डेड लोड ओनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेस, ठीक है, द सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग रेनफोर्समेंट ओनली एट द बॉटम टेंड्स टू डिफ्लेक्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि इस केस में सपोज कि एक बीम है ये, ठीक है, ये बीम है और यहाँ पे क्या है इसका रेनफोर्समेंट जब प्लेस किया हुआ है, ठीक है, तो श्रिंकेज के कारण क्या होता है वॉल्यूम जो होता है इसका डिक्रीज होता है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो सपोज ये कंक्रीट में होता है श्रिंकेज होगा, तो जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ये जो कुछ पोर्शन होगा टॉप पे क्या होगा कंक्रीट में ज़्यादा श्रिंक होगा, क्योंकि बॉटम पे जो होगा स्टील के कारण ज़्यादा श्रिंक होने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल इसका खुद का एक टेंसाइल फोर्सेस भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका कोई टेंसाइल फोर्स नहीं, बट ये रेजिस्ट करना चाहेगा और इसके कारण जो डेवलप होगा फोर्सेस ये रेजिस्ट कंप्रेशन करेगा, पर इसके कारण जो डेवलप होगा वो होगा टेंसाइल होगा, जिसके कारण वो क्रैक डेवलप होता है। तो सपोज कि यहाँ पे अगर कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, सपोज ये श्रिंक होकर के यहाँ तक चला आया है, एलएस मान लीजिए श्रिंक होकर चला गया, फिर ये कुछ थोड़ा नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो वैल्यू जो होगा श्रिंकेज का वो डिक्रीज करते चला जाएगा, ठीक है, जो वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके रेनफोर्समेंट के वजह से भी कुछ वैल्यू को होगा वो रजिस्ट करेगा। तो सपोज कि एल डैश यहाँ पे एल, फिर और कुछ यहाँ होगा, फिर कुछ यहाँ श्रिंक होगा, फिर धीरे धीरे श्रिंक करते करते यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्ट करेगा उसी शेप में करेगा जैसे रेनफोर्समेंट वो जो लोडिंग कारण सिलेक्ट करता है, क्योंकि वॉल्यूम श्रिंक करना चाहेगा तो कुछ इस तरह से ये भी श्रिंक होगा और जो लोडिंग कारण भी श्रिंक होगा, जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा कुछ इसी तरह से वो सिलेक्ट करेगा। तो बॉटम पे क्या है रेनफोर्समेंट है, ये भी टेंसाइल है, यहाँ पे जो हो जाएगा कॉम्प्रेसिव, तो सेम वे में डिफ्लेक्ट करेगा। सपोर्टेड बीम हैविंग रेनफोर्समेंट ओनली एट द बॉटम टेंड्स टू डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड के शेप में ही डिफ्लेक्ट करेगा ये भी, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा इसका जो वैल्यू जो घटते जाएगा और यहाँ पे जैसे लोड लगेगा तो सेम वे में ये डिफ्लेक्ट करेगा। The curvature due to differential shrinkage is in the same direction as that due to flexure under loading. Thus, the deflection due to shrinkage increases the deflection of the beam. Hence, above given beam will deflect downward. ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए। क्वेश्चन नंबर 23 है इन स्फेरिकल डोम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट, ठीक है, सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट क्राउन और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, दोनों लग रहा है, दोनों कोई भी हो सकता है लोड, कंसंट्रेटेड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। द मेरिडियनल फोर्स इज ऑलवेज, ठीक है, मेरिडियनल फोर्स, ये जो होता है डोम में ये जो हो गया ये हो गया मेरिडियन, और इस शेप में जो हो जाएगा इधर से ये हो जाएगा लैटिट्यूड इसका हो जाएगा, ठीक है, लैटिट्यूड हो जाएगा इस शेप में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा मेरिडियन, इसमें क्या लगेगा जो फोर्सेस जो डेवलप होगा वो हो जाएगा मेरिडियन, मेरिडियनल फोर्सेस हो जाएगा या मेरिडियनल थ्रस्ट हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो हो जाएगा हुप स्ट्रेसेस डेवलप होगा, ठीक है। तो पूछ रहा कंसंट्रेटेड लोड एट क्राउन और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द मेरिडियनल फोर्सेज ऑलवेज। देखते हैं इसका जो डेरिवेशन उससे। तो देखिए स्फेरिकल डोम में क्या होता है इन केस ऑफ यूडियल लोडिंग एट क्राउन, ठीक है, क्राउन पे, इसका जो क्राउन होता है ये पोजीशन होता है इसका क्राउन, ठीक है, ये क्राउन होता है पोजीशन इसका क्राउन होता है। In case of UDL loading at the crown, meridional force will always is in being compressive in nature and the hoop stress will vary from compressive to tensile, ठीक है, इसका जो hoop stress होगा compression से tensile वो vary करेगा। In case of concentrated load at crown, ठीक, concentrated load at crown क्या है meridional force जो will always be in compressive and compressive in nature and hoop stress will always be in tension, ठीक है। मीन्स कि जब कंसनट्रेटेड लोड लगेगा तो मेरिडियनल फोर्सेस जो होगा वो तो कंप्रेसिव होगा ही, लेकिन इसमें जो हुप स्ट्रेस जो डेवलप होगा, इसमें जो हुप स्ट्रेस होगा वो सिर्फ टेंसाइल होगा एवरीवेयर, ठीक है। बट इन केस ऑफ यूडियल जब लगेगा तो मेरिडियनल फोर्स कंप्रेसिव होगा, लेकिन उसका जो कारण जो हुप स्ट्रेसेस जो डेवलप होगा उसमें वो होगा कंप्रेसिव से टेंसाइल, वो वेरी करेगा टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो देखिए ये जो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये जो है मेरिडियनल थ्रस्ट का है, ठीक है, मेरिडियनल ये थ्रस्ट का फॉर्मूला है, ये है पॉजिटिव में है, ये पूरा वैल्यू क्या है आपका कंप्रेसिव में है, ठीक है, ये कंप्रेसिव में है। ये किसके केस में है, यूडीएल के केस में है, ये यूडीएल के केस में है। तो जो थ्रस्ट वैल्यू आता है, ठीक है, ये डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो 10 इन द केस ऑफ मिडल थ्रस्ट इतना, और जो इसका जो टॉप होगा एट द क्राउन थीटा इक्वल्स टू जीरो, थीटा कैसे लेंगे हम लोग, ये थीटा जो यहाँ से वेरी कर रहा है, ये थीटा यहाँ से, ठीक है, जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगा थीटा का वैल्यू, तो हेंस इक्वेशन जो टॉप पे होगा क्राउन पे जो होगा वो एच इक्वल्स टू डब्ल्यू आर बाई टू आएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ हुप स्ट्रेस जो होगा एट द क्राउन वो हो जाएगा एच बाई टी या फिर डब्ल्यू आर बाई टी, जो कि होगा कॉम्प्रेसिव इन नेचर होगा वो भी, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो हुप थ्रस्ट का जो ये बन के आएगा, जो हुप थ्रस्ट का जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन जो हुप थ्रस्ट का है, ये इक्वेशन जो है ये हुप थ्रस्ट का, ये वो तो मैकडोनल्ड का हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है हुप थ्रस्ट का, जब थीटा इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू आर बाई टू, हुप स्ट्रेस जो इंटेंसिटी उसका वो हो जाएगा डब्ल्यू आर बाई टू टी, जो कि कॉम्प्रेसिव होगा। बट फिर क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हुप स्ट्रेस, द हुप स्ट्रेस विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजेज टिल एच बिकम्स जीरो। थीटा इंक्रीज करेंगे जहाँ तक, कब तक, ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हुप इंटेंसिटी जो उसका जीरो ना हो जाए। एट आफ्टर दैट एच बिकम्स टेंसाइल, उसके बाद फिर क्या होता है, जीरो के बाद फिर टेंसाइल हो जाता है। टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द प्लेन वेयर द हुप स्ट्रेस बिकम्स जीरो, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू जो जगह वैल्यू ये 51 डिग्री 49 मिनट एंड 38 सेकंड पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाता है हुप स्ट्रेस, ठीक है। मीन्स कि अगर ये क्राउन है तो ये थीटा इक्वल टू कुछ डिग्री पे यहाँ तक अगर ये कॉम्प्रेसिव नेचर में है, तो यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फिर टेंसाइल होगा, क्योंकि यहाँ के बाद फिर ये जीरो हो रहा है ऊपर स्ट्रेस यहाँ के बाद इस थीटा वैल्यू पे, ठीक है, इस थीटा वैल्यू पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कॉम्प्रेशन, इसके नीचे क्या है, टेंशन है। उसके बाद फिर क्या है, हुप स्ट्रेस इज जीरो फॉर ऑल पोर्शन ऑफ डोम, बट अबाउट दिस एंगल हुप कॉम्प्रेशन विल बी डेवलप वाइल फॉर द portion below this plane hoop tension will be developed which will go on increasing further towards the base of the dome। फिर ये पूरा बेस तक क्या हो जाएगा, टेंशन में जाएगा, ठीक है, टेंसाइल नेचर होगा। ये हो गया पूरा यूडिल के केस में होगा, ये पूरा वैल्यू होगा, ठीक है। जब कंसंट्रेटेड लोडेड क्राउन पे जब आ जाएंगे, जब क्राउन पे शिफ्ट लग रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो मेरिडियनल थ्रस्ट का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा फॉर्मूला उसका, ठीक है। ये भी कॉम्प्रेसिव होगा पूरा नेचर में। और जो हुप स्ट्रेस हो जाएगा ये निगेटिव साइन के साथ में यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा पूरा का पूरा। हुप स्ट्रेस जो कंसंट्रेटेड लोड के केस में जो आएगा पूरा का पूरा वो टेंसाइल होगा। माइनस साइन सोच देते हुप स्ट्रेस विल बी टेंसाइल थ्रू आउट, ठीक है, ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड एट क्राउन थीटा इक्वल्स टू जीरो, हेंस एच बिकम्स इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या होता है, क्राउन पे अगर थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो यहाँ क्या जो इनफाइनाइट हो जाएगा। देयर फॉर एनी कंसंट्रेटेड लोड इन द फॉर्म ऑफ लैंटर्न और ऑर्नामेंट ईटीसी, ठीक है, शुड ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सफिशियंट एरिया, ठीक है, टू रिड्यूस द हुप स्ट्रेस एट द क्राउन। इट इज ऑल्सो डिजायरेबल टू थिकन द डोम एट द टॉप टू स्प्रेड द लोड ओवर द ग्रेटर एरिया, ठीक है। इससे हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से ज़्यादा जो इन्फानाइट हो जा रहा है उससे बचाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, टॉप पे या तो डोम हम लोग क्या करेंगे, थिकनेस उसका इंक्रीज कर देंगे, या फिर जो भी हम वहाँ पर बीच में जो ऑर्नामेंटल वगैरह या कुछ जो झूमर वगैरह होता है वो लैंटर्न वगैरह जो लगाते हैं उसको हम कुछ कंसनट्रेटेड एरिया तक का उसको फैला देंगे, ठीक है, स्प्रेड करके लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंसनट्रेट को इसमें जाएगा मेडोनल फोर्सेस कॉम्प्रेसिव एंड हुप स्ट्रेस टेंसाइल हो जाएगा। और ये जो यूडियल के केस में हो जाएगा, ये हो जाएगा यूडियल के केस में जो हो जाएगा मेडोनल फोर्सेस होता है कॉम्प्रेसिव और हुप स्ट्रेस वेरी करता है कॉम्प्रेशन से, टेंशन वेरी करता है। थीटा इक्वल्स टू इतना पे आकर के हुप स्ट्रेस फिर जीरो होता है, फिर अगेन वो टेंशन होता है फ्रॉम द टू द बॉटम ऑफ द, ठीक है, बेस ऑफ द स्फेरिकल डोम, यहाँ तक का फिर वो टेंशन में होता है। एंड इन दिस पोर्शन हुप स्ट्रेस विल बी इन कॉम्प्रेशन, ठीक है। होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा, ये स्फेरिकल डोम का केस सारा क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मेरिडियनल फोर्सेस पूछ रहा है किस केस में, कंसंट्रेटेड लोड और यूडियल के केस में, दोनों पूछ रहा हूँ, तो क्या था, दोनों दोनों के केस में कॉम्प्रेसिव लग रहा था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मल प्रीस्ट्रेसिंग वायर आर अरेंज इन द, ठीक है, नॉर्मली प्रीस्ट्रेसिंग वायर जो होता है अरेंज किया जाता है कहाँ पे, अपर पार्ट ऑफ द बीम, लोअर पार्ट ऑफ द बीम, सेंटर, एनीवेयर। तो प्रीस्ट्रेसिंग वायर को जो नॉर्मली जो हम लोग अरेंज करते हैं, ये हो गया इसका न्यूट्रल एक्सिस,
उसके बाद हम लोग जो अरेंज करते हैं ज़्यादातर केस में बॉटम ऑफ द हम लोग नॉर्मल प्रेस्टिंग बॉटम में करते हैं, या तो इस कुछ इसेंट्रिसिटी पे इस तरह से लगाते हैं, या फिर इस तरह से भी लगाते हैं इसको, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी लगाते हैं, फिर ऐसे भी लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से भी लगाते हैं। तो लोअर पार्ट ऑफ द बीम में हो जाएगा ये इसका, ठीक है। नॉर्मली जो प्रेस्टेसिंग वायर को अरेंज करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द बीम में करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 25 नंबर है द पर्पस ऑफ लेटरल टाइज इन शॉर्ट आरसी कॉलम, ठीक है। लेटरल टाइज का जो पर्पस होता है, ऑप्शन है अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटेट द कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट, इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। तो ये हो जाएगा अवॉइड द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ठीक है। या फिर कंस्ट्रक्शन से पहले क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बार को अपने पोजीशन पे होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी किस में हो जाएगा, स्पायरल जो टाई होता है उसके केस में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है स्पायरल टाई के केस में जो इसका जो कॉलम का जो कैपेसिटी होता है वो 5% से वो इंक्रीज करता है, ठीक है, 5% से वो इंक्रीज करता है स्पायरल टाइज के केस में। तो उस केस में हो जाएगा इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम, जो कि 5% होता है। लेटरल टाइज के केस में सिंपल हो जाएगा अवॉइड द बकलिंग ऑफ द कॉलम के लिए हम लोग करते हैं ताकि वो बकल ना हो जाए, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। तो सी टी क्यू जो 3 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही था, ठीक है। चेंज इन एक्सटर्नल मोमेंट इन द इलास्टिक रेंज ऑफ द प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम रिजल्ट्स इन अ शिफ्ट ऑफ प्रेशर लाइन, ठीक है, रिजल्ट्स इन अ शिफ्ट ऑफ प्रेशर लाइन रेदर देन इंक्रीज इन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बीम, ठीक है। जब भी कोई मीन्स कि चेंजेस आएगा, एक्सटर्नल मूवमेंट आएगा प्रेस्ट्रेस कंक्रीट में, तो क्या होगा, उसका जो प्रेशर लाइन होता है या पी लाइन जो होता है उसमें, ठीक है, ये जो पी लाइन जो होता है उसमें यहाँ के बाद जो पी लाइन जो होता है थ्रस्ट का, ठीक है, ये इस तरह से होता है, पी लाइन कुछ बनता है, और एन इंक्रीज इन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द बीम, ठीक है, रेदर एन इंक्रीज, इसमें पी लाइन में वो शिफ्टिंग हो जाता है, जिसमें जो रिजल्टेंट जो फोर्सेस होगा वो जनरेट नहीं होकर वो उसमें चेंजिंग ना कर को पी लाइन का शिफ्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है, मीन्स कि लीवर आर्म जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इन रेनफोर्स कंक्रीट में क्या है, रेनफोर्स कंक्रीट बीम वेयर द इंक्रीज इन द एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस, दिस इंक्रीज इन स्ट्रेसेस इन रेनफोर्स कंक्रीट इज ड्यू टू कांस्टेंट लीवर आर्म। और आरसीसी के केस में क्या होता है, आरसीसी के केस में लीवर आर्म कांस्टेंट रहता है, बट हम जैसे ही एक्सटर्नल मोमेंट को इंक्रीज करेंगे आरसीसी में क्या हो जाएगा, उस मेंबर में स्ट्रेस जनरेट होगा, और वो टेंसाइल या कंप्रेसिव जो भी होगा उसमें वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन द स्ट्रेसेस इन द रेनफोर्स कंक्रीट इज ड्यू टू कांस्टेंट, बट उसमें क्या होगा लीवर आर्म कांस्टेंट रहता है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या था उसमें, थर्ड स्टेटमेंट क्या था इसमें, इफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर गेट्स क्रैक देन इट बिहेव्स जस्ट लाइक रेनफोर्स कंक्रीट, ये भी स्टेटमेंट सही है। जब प्री स्ट्रेस मेंबर क्रैकिंग होता है उसमें तो वो बिहेव करता है आरसीसी सेक्शन के जैसा वो बिहेव करता है। तो ऑल आर इसमें हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन इसमें ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।